हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये 2023 में जो हाल आपके इसी वर्ष 2023 में जो परीक्षा हुई थी हाई स्कूल के विज्ञान विषय के, उसी का ये साल पेपर आपके लिए लेकर के आया है, जो 2024 में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होने वाले होते हैं। तो उसी के लिए आपकी जो आपकी तैयारी है 2024 के लिए, तो उसी के लिए आपको विगत वर्ष यानी 2023 के लिए, जो 2023 का जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण साल पेपर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो बच्चों, देरी मत कीजिए और अपना 2024 के एग्ज़ाम को क्लियर करें। और आप जो है पिछले वर्ष के जो एग्ज़ाम हैं उनके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहें। तो जो 2023 का ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए, ये 2023 का पेपर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी और इंग्लिश इसमें बताया जा रहा है। देखिए, विज्ञान 2023 विषय है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में है, दोनों में। देखिए, बताया जा रहा है कि सभी 3 घंटे और 15 मिनट आपको दिए गए हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। देखिए, ये आपके कुछ निर्देश हैं, निर्देश आप पढ़ लें। इसके 3 सेक्शन हैं, ए बी सी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो हैं। और इसमें तीनों में से 20 नंबर ओएमआर शीट में भरना होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है खंड आ में बहु विकल्पीय प्रश्न है जिनका सही उत्तर चुनाव कर ओएमआर, आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। उस पर 20 नंबर आपको पॉइंट जो काले या नीले डॉट पेन होते हैं उनसे आपको उसमें टिक मार्क करना होगा, यानी गोला भरना होगा। ठीक है, तो ये है आपके, उसमें कोई व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। खूब मतलब सटीक आपको जो आपको सही आता है वही आंसर भरना होगा। और जो है और अगला खंड आपका लिखने को होगा। तो देखिए, पहले खंड में चलते हैं। आपके जो प्रश्न लघुत्तरीय हैं उनको देखते हैं कौन कौन से आपके लघुत्तरीय। ये खंड आ गया आपका लघुत्तरीय प्रश्न का। लघुत्तरीय प्रश्न खंड आ में बताया गया कि ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश। ये देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। अब इसको देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ये आपको बताया गया है कि किस में सत्य होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला है आपका सदैव सत्य होते हैं। इसमें देखिए आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी के लिए। तो देखिए, अवतल दर्पण इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये है आपका अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। कौन सही है आपका? आपका सेकंड सही है, ये मतलब ये सी सही है, अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन है कि उच्च अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला जो पदार्थ होता है वह होता है, क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ये आपको पता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी निकट की वस्तु देख पाता, दूर की वस्तु देख नहीं पाता है। तो उसे कौन सा सामान्य दोष है? देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो प्रकार के, जरा दृष्टि दोष ये प्रकार के आपके दोष होते हैं। तो जो निकट की वस्तु देख लेता है और दूर की वस्तु नहीं देख पाता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर की वस्तु स्पष्ट देखता है निकट की नहीं देख पाता उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहाँ की एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी निकट की देख सकता है। तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा? ये निकट दृष्टि दोष है आपका। ठीक है, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चले।
एक अवतल दर्पण की फोकस, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? ये बनाता है आपका इनफाइनाइट पर, यानी अनंत पर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अब देखिए उपभाग सेकंड में आ गया केमिस्ट्री में। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या है, पहला सेक्शन बी में देखिए कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन, ये देखिए C+O2। ठीक है, ये बनेगा का CO2। क्या बनेगा? CO2। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी क्रिया है? तो देखिए C, यहाँ कार्बन था, ऑक्सीजन साथ में जुड़ गया, तो यहाँ पर संयोजन क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? संयोजन क्रिया। तो संयोजन क्रिया पर आप टिक करें, यानी कौन सही है आपका? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब आपका आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये, अगला क्वेश्चन है कि जिंक चूर्ण, जैसे आपका Zn है, जिंक का चूर्ण है। अब इसमें क्या तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से आप क्रिया कराते हैं तो क्या निकलती है? तो देखिए Zn तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल जाएगी। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका H2, मतलब ये गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, समान ताप और दाब में द्रव के रूप में अस्थायी पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो जो अधातु है वो कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन आपके समान ताप एवं दाब पर द्रव के रूप में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में क्रियात्मक प्रोपेनॉन, देखिए जब ओन ग्रुप होता है तो इसे प्रोपेनॉन कहते हैं। तो देखिए पहला है आपका जो ऑप्शन दिया है वो अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ओइक एसिड ग्रुप है। तो आपका कौन सा सही है? ये आपका, ये देखिए ये आपका है कार्बन, और कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ये, तो ये है आपका ओन ग्रुप, यानी नॉन प्रोपेनॉन है ना, तो ओन में आपका कीटोन ग्रुप जुड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए करा कालम यौगिक का सुमेल कीजिए, उनके उदाहरण मैंने उसके उत्तर आपको अब देने हैं। देखिए ये है आपका, पहला कह रहा है एल्डिहाइड। तो जहाँ पर एल्डिहाइड है वहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एल्डिहाइड जो है वहाँ एल्डिहाइड होगा CHO समूह, जहाँ पर भी CHO समूह है वहाँ पर एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो सी, ये देखिए देखिए एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वह होता है CHO समूह। कौन सा समूह है? CHO समूह है। एल्डिहाइड में CHO होगा, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बोक्सिलिक में COOH होगा, और एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो CHO कहाँ पाया गया? यानी एल्डिहाइड पाया गया है आपका, एल्डिहाइड पाया गया है किसमें? बी में। एल्डिहाइड किसमें पाया गया? बी में। देखिए मिलान कर दीजिए, एल्डिहाइड पाया गया बी में आपका। ठीक, फिर एल्काइन किसमें पाया गया? आप एल्डिहाइड पाया गया है आपके बी में, और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? डी में। ये आपका डी बॉन्ड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक समूह किसमें पाया गया? ओइक एसिड, यानी ये इसमें, और एल्काइन किसमें पाया गया है आपका? ओ सॉरी, हेलो एल्केन किसमें पाए गए हैं? ये। अब देखिए आपका ये बन गया, क्या बना? ये बी, ठीक है, और बी डी, सी ये, और डी का क्या है? सी।
DC। ठीक है, तो इस तरह से आपके मेल हो गए हैं। अब इसमें आपको ये ऑप्शन में देखना होगा कि कौन कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है कौन? ऑप्शन आपका सही है डी। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, 13वां क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस ऑफ कार्बन इज 4। क्लियर। चलिए अब हो गया आपका ये सेक्शन खत्म हो गया। अब आ गया सेक्शन तीसरा। अब तीसरे में बायोलॉजी है। बायोलॉजी देखिए क्या है। अब सेक्शन तीसरा चालू करते हैं। कह रहा है जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो शरीर से जो जिसका निष्कासन हानिकारक यानी वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजनी बेस्ड पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? ये पूछ रहा है कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। क्या है? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जिसको कहते हैं। कहते हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच बाय व्हिच फार्मूला व्हिच हार्मफुल प्रोड्यूस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्या है? एक्सक्रेशन। कौन सही है आपका? बी सही। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका सही है ऑप्शन डी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। ये ऑप्शन आपका सही है, यानी यही क्रिया नहीं होती है। ठीक, कौन? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक वर्ण किसने दिया है सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने पौधे को, आपने जानते हैं कि मटर के पौधे को लिया था, पायसम सटाइवम यानी मटर का पौधा लिया था। ठीक है, जिसके उन्होंने 7 लक्षण लिए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी होते हैं, यानी पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। तो वो है आपका कौन? पपीता। पपीता कैसा है? एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित की जाती है? गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में स्थापित की जाती है। ठीक है, किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से के द्वारा इसको रोपित कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि गर्भधारण नहीं हो सकता। किण्वन के बारे में कौन सही है, कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए आप, कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको लिखने वाले क्वेश्चन आ गए। ये देखिए, ये आपके अब लिखने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। ये उसके बाद में देखिए केमिस्ट्री लगा हुआ है, केमिस्ट्री आप देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये सब पूरे क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद में आपको एक एक करके सॉल्यूशन सॉल्व भी करवाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मानव में जनन तंत्र है, यानी बायोलॉजी आ गया। ये देखिए सेक्शन 3 में क्या है? पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण परपोषी के बारे में आपको बताना है। पुष्प के अंदर कार्ड के बारे में बताना है। मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन करना है। प्राकृतिक संसाधन में स्वपोषित प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके वर्णन, या मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये तो है आपके पूरे पेपर। अब इस पेपर में से आपको जो भी पहले लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सीरियल नंबर से करें। जो भी आपको सही उत्तर आता है उसको आप लिखना प्रारंभ कर दें। तो देखिए चलिए आपको सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री सॉल्व करवाते हैं। देखिए ये सेक्शन दूसरे का, ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। मैंने बहुत अपने वीडियो में कई बार बताया कि बच्चों ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा यानी जलीय विलयन में CO2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट और जल दिया गया है। इसके रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। दूसरा है मेथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया गया है। इन दोनों में से इन दोनों को आपको संतुलित करके देखना है, दिखाना है। तो देखिए पहला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहला आपके समीकरण में देखिए पहला समीकरण संतुलित है। देखिए आपको दिखाया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन इन सभी की संख्या बराबर है। इधर दाईं तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर इधर इधर और इधर दोनों तरफ से परमाणु की संख्या बराबर है। तो ये आपका ये समीकरण संतुलित ही है, लिखा हुआ है कि ये समीकरण संतुलित है, इसे उतार देना है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये समीकरण संतुलित है, आपको लिख दिया गया है। अगला देखिए इसका जो दूसरा था, देखिए ये है मेथेन ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसमें देखिए ये आपको संतुलित करना था। तो संतुलित करने में कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंस थी, यहाँ जल की संख्या जो है आपकी, यहाँ देखिए जल की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या 4 थी। ठीक है, यहाँ पर 4, लेकिन तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये भी 2 दूनी 4 हो गया। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू देखी गई तो 2 यहाँ 4 हो गया। और तब क्या किया गया, तब अभिकारक में इसकी संख्या में आगे 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपका ये बन गया, ये आपका ये देखिए ये बैलेंस रिएक्शन है। CH4 आप इतने पर देख सकते हैं दोनों पर, ये देखिए ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। ये CH4 2O2 होगा, यहाँ जहाँ O2 था वहाँ 2O2 कर देंगे और CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब इसमें सभी की संख्या परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो गई है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। आंसर क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये है आपका बैलेंस रिएक्शन, यही आपको नोट कर देना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको, ये आपका 2023 का पेपर है, इसको संपूर्ण हल करके आपको दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए आपसे कह रहा था ये अभिक्रिया है कि अभिक्रिया में Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 में अभिकारक और उत्पाद के नाम आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पाद के नाम बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम देखिए ये बताया गया है आपको ये अभिक्रिया में। तो यहाँ से जो बाईं ओर होता है उसे अभिकारक कहते हैं और तीर के बाईं जो दाईं तरफ होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके ये अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है, ये आपका अभिकारक है और ये आपके उत्पाद है। ये इसको इस तरह से आपको लिख देना है, तो आपको एग्जामिनर को भी पता हो जाएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद। यही आपसे पूछ रहा है। तो आयरन है और इसमें कॉपर सल्फेट है और इसमें उत्पाद क्या है, फेरस सल्फेट है और इसमें कॉपर है। ठीक है, ये FeSO4 और इसमें कॉपर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपको अभिकारक और उत्पाद के रूप में चयन करना था आपको। क्लियर, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है उसमें अपघटन अपक्रिया। उसमें अपघटन अपक्रिया का एक आपको उदाहरण देना है कि क्या है ये। तो उसमें अपघटन अपक्रिया का उदाहरण देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो उसमें अपघटन अपक्रिया देखिए क्या है, किवा रासायनिक अपक्रिया। आपको बता के किवा रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण आपको दिए गए हैं कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जल में गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये है आपका आंसर। दूसरा आंसर देखिए, फेरस सल्फेट है आपका। फेरस सल्फेट को जब अपक्रिया कराया गया है तो फेरिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला आपको दिया गया है, वो है देखिए क्या है, ये लिखा निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम आपको लिखना है।
तो देखिए इसका आईपीएसी नाम 6 ये का आपका आईपीएसी नाम क्या है, ये देखिए आपका आईपीएसी नाम ये में दिखाया गया है। इसमें देखिए आपके 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाता है, प्रोप। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो आइन हो जाएगा, यानी प्रोपाइन 1 है इसका नाम। तो पहले का नाम है ये का, यानी 6 ये में पहला का नाम है प्रोपाइन 1। ठीक है, ये प्रोपाइन 1 है आपका, ये आपका है। 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 3 कार्बन है आपके, तो 3 कार्बन में प्रोप हो जाएगा और आयन कहाँ पर जुड़ा है, 1 पर, तो इसका नाम है प्रोपाइन 1। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो दूसरा है आपका, दूसरा जो दिखाई दे रहा है उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये और CHO ग्रुप जुड़ा है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये है आपका ब्यूटेनल। क्या है, ब्यूटेनल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल और आल में अंतर हो जाता है, तो ध्यान रखना कि कब अल होता है, आपको बताया जा रहा है। देखिए जब आपका जो क्रियात्मक समूह है, जब OH जुड़ेगा, जब आपका OH समूह जुड़ेगा, ये वाला, जब ये OH समूह जुड़ेगा तब आपका आल ग्रुप होगा, और जब CHO जुड़ेगा तो इसे अल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्लियर। चलिए अगला देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु तथा उसकी संयुक्ता लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा इसकी संयुक्ता लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु की जो संख्या है वह परमाणु संख्या 7 है। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, और इसकी जो संयुक्ता है वो कितनी है, 3 है। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या लिखिए। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 12 है, और इसकी जो संयुक्ता है वो कितनी है, 2 है, यानी +2 है, यानी 2 संयुक्ता है। ठीक है। अगला देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं, और क्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपके आ गए स्क्रीन पर। ये है आपका कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, जुड़ी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिनिल अल्केन कहते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्रम होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ठीक है। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखिए अब आ गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कि जिन कार्बनों में कम से कम क्या होते हैं, 2 कार्बन हो, और उन कार्बनों के मध्य में क्या होता है, ये 2 कार्बन हो और उनमें मध्य में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हो। ठीक है। तो जिसमें डबल कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इनका जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है। ठीक है, ये क्लियर। ये देखिए कि एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन त्रिकबंध से उपस्थित एल्काइन, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अगला है संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये देखिए अनेक धातुओं की सतहें वायु तथा जल से प्रभावित हो जाती हैं। आयरन को जब आर्द्र वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सतह पर भूरे रंग की एक क्या हो जाती है, पपड़ीदार पदार्थ जम जाता है, आवरण का एक उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस प्रकार कापर को आर्द्र में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की ये देखिए छोड़ देने पर उसकी सतह पर बेसिक कापर कार्बोनेट का आवरण जम जाता है। ठीक है, जब धातु सतह जल या वायु या किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित हो जाता है तो इसे धातु का
संक्षारित होना कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्लियर? इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। कभी कभी धातुओं का संक्षारण लाभदायक होता है क्योंकि यह आवरण के नीचे स्थित धातुओं की और अधिक हानि नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ, अथवा आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए क्या है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम है सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। हेमीहाइड्रेट का अर्थ होता है हाफ H2O, 1/2 H2O होता है। ठीक है। निर्माण की विधि में देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एक निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ये देखिए, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भौतिक गुण में देखिए, भौतिक गुण यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अम्लीय है। रासायनिक गुण देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, उसमें प्रभाव, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसे तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। ये बनाना ठीक है। अब देखिए इसके उपयोग आपको दिखाया गया था। ये देखिए, ये है आपके उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग हड्डी, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियों, खिलौनों का निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवार को चिकना बनाने में किया जाता है। और जो अगला है, इसे अग्निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। देखिए, ये हो गया आपका। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं और दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। ठीक है। तो देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का अर्थ ही होता है खट्टा पदार्थ। सामान्यतः अम्ल खट्टे पाए जाते हैं। प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद तथा लिटमस के प्रभाव से की जाती थी। उस समय सिरका ही एक ऐसा पदार्थ था जिससे लोग परिचित थे। नींबू, इमली तथा सिरका का स्वाद खट्टा होता है। देखिए आर्हीनियस, यहाँ पर देखिए आर्हीनियस के अनुसार क्या है कि आर्हीनियस ने 1884 में आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये देखिए आपका। ठीक है। क्षार में बताया गया कि क्षार वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखिए पूछा गया कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है। तो पहला है पौधे एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीव जगत में जीव न्यूनतम पीएच क्षेत्र प्रास में जीवित रह सकते हैं। इसका एक सामान्यतः इनका शरीर 7 से 7.8 प्रास के मध्य में ही कार्य करता है। ठीक है। ये पॉइंट देखिए। और वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम होने पर ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। दूसरा है मिट्टी के पीएच। देखिए, मिट्टी के पीएच पौधे के प्रत्येक भाग की उत्तम वृद्धि के लिए उचित पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। उचित पीएच प्रास ज्ञात करने के लिए मिट्टी के नमूने की जांच करके पीएच का मान ज्ञात किया जा सकता है। पौधे की प्रकृति के अनुसार पीएच का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है। और देखिए हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ही महत्व है। पीएच, अगला है पीएच के कारण दंत क्षय हो जाता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा होती है। तो ये है आपके 4 उपयोग आपको दिखाए गए हैं। पूछा जा रहा है 2 ही, लेकिन आपको 4 उपयोग दिखाए गए हैं। तो ये आपको उपयोग जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरह से आपका अब ये ख़त्म हो गया क्या, यानी रसायन विज्ञान ख़त्म हुआ। ठीक है। अब आपको दिखाना है, आ गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कह रहा है पोषण किसे कहते हैं और स्वपोषण और परपोषण बताइए। ठीक है।
तो ये देखिए आपको पोषण थोड़ा सा दिखाया जा रहा है कि पोषण क्या है। जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के जीव भोजन के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन अवशोषण कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीवद्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उनके शरीर में संग्रहित करने की सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ठीक है, ये इस सभी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब देखिए पोषण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक है परपोषण और एक है स्वपोषण। तो देखिए जीवों में दो प्रकार के पोषण होते हैं। पहला है स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण। स्व माने अपने आप, जो जीव अपने आप भोजन बना लेते हैं। स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा हरे पौधे स्वतः स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेते हैं। सूर्य की गतिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर अस्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए ये C6CO2 + 6H2O सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला देखिए, तो ये तो हो गए आपके स्वपोषी। ठीक है, विषमपोषी देखिए किसे कहते हैं? स्वपोषियों के विपरीत कोई जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीव को परपोषी तथा परपोषण की यह क्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं: प्राण संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। प्राण सम इनमें सभी शाकाहारी होते हैं, सभी शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीव होते हैं। परजीवी वह जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। यानी हम लोगों के शरीर के ऊपर या नीचे रह करके, मतलब शरीर के बाह्य क्षेत्र में या अंतः क्षेत्र पर रह करके भी लाभ पहुंचा, अपने को लाभान्वित होते रहते हैं। और मृतजीवी किसे कहते हैं? वह जीव जो मृत पदार्थों से यानी मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक है, जटिल कुछ जीवाणु हैं, ईस्ट है, मशरूम है। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अरुणोदय काट का स्वचित्र नामांकन चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पों का वर्णन कीजिए। ये देखिए पुष्प का आपका अरुणोदय काट है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पूरे भाग को देख लीजिए: वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड, बाह्यदल और वर्तिका। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक करके आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए बाह्यदल है, पुष्प के सबसे बाहरी चक्र बाह्यदल पुंज कहलाती है। ये हरे रंग का होता है। इसके एक भाग को बाह्यदल तथा या बाह्यदल कहते हैं। दल देखिए, दल पुंज क्या है? बाह्यदल पुंज के अंदर स्थित जो आपके है उसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो देखिए पुमंग है यहाँ पर, ये पुष्प का तीसरा चक्र है और पुंकेसर का बना होता है। ये पुष्प के अंदर जननांग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ये तो पुष्प के अंदर भाग है। यहाँ पर देखिए अंडाशय है, अंडाशय दिखाया गया है आपको, वर्तिका और वर्तिकाग्र दिखाया गया है। ये सब पुष्प के ही भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण आपको बताने हैं कि कैसे होते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो ये है मानव में लिंग निर्धारण। देखिए, मानव के सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 44 गुणसूत्र समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं और शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष तथा स्त्री में इस प्रकार में इन गुणसूत्रों का एक जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, पुरुष तथा स्त्री में इसमें अलग अलग होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो देखिए जिनमें एक दूसरे से छोटा तथा एक बड़ा होता है, इस प्रकार ये हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। इनमें X बड़ा और Y छोटा होता है। देखिए ये है आपका, स्त्री में दोनों X गुणसूत्र समजात होते हैं यानी XX होते हैं। अब पुरुष की जनन कोशिकाएं
12 जोड़ा और XY 46 होते हैं, और स्त्री में 22 जोड़ा और XX होते हैं, यानी इसमें समजात होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपको दिखाया गया है, यहाँ X और Y है, यहाँ पर XX है। तो X और X जब फ्यूज करता है तो XX बनता है, X और Y के साथ में जब फ्यूज होता है यानी संलयन होता है तो XY बनता है। तो जहाँ पर XY गुणसूत्र बनता है वहाँ पर लड़का होगा, और जहाँ पर XX गुणसूत्र बनते हैं वहाँ पर लड़की उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिखाया गया है। ठीक है, ये फिगर आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको बनाने को ऐसे दिखाया गया है। तो ये आपको अगर आएगा तो आपको बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अथवा मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में नर जनन तंत्र का, तो देखिए ये मानव में नर आपका जनन तंत्र है। ये आपका नर जनन, पुरुष में नर जनन तंत्र है, और इसका जो व्याख्या है वो देखिए ये है आपका। पहला वृषण है। वृषण मनुष्य में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर चौड़े गुलाबी रंग के एक अंडाकार 2 वृषण पाए जाते हैं। ये उदर गुहा के नीचे छोटी छोटी थैलियों जैसी संरचनाओं में वृषण कोश में स्थित रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपके। ठीक है, फिर बताया गया है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशे युक्त लचीली वृषण खोल के अंदर संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है। ये देखिए, उसके बाद में आदिवृषण है, और आदिवृषण के बाद में है शुक्रवाहिनियाँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसे जानना होगा, इसको याद कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करें कि इसको आप नोट करते चलें। ये देखिए, शुक्राशय है, फिर शीशन है, सहायक ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट काउपर ग्रंथियाँ हैं, फिर उसके बाद में वीर तथा उसके कार्य है। ये देखिए, मानव शुक्राणु भी आपको दिया गया है कि कहीं अगर आपको मानव शुक्राणु बनाने को आए तो आप बना दें। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी आता है और आप में भी आता है। ठीक है, ये देखिए ये। तो यहाँ तक ये रहा आज आपका वीडियो। हम अगले वीडियो में फिजिक्स को भी लेकर के आएंगे, इसी में शामिल करेंगे। तो हम बने रहें आप हमारे साथ, और आप जो है वीडियो देखते रहें, और हम लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।